शारजा एयरपोर्ट का क्लैरिटी कुछ नहीं है। मुझे ट्रांज़िट वीज़ा चाहिए कि नहीं मुझे पता नहीं। ट्रांज़िट से बताता हूँ, मैं यूएई मेरा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। मैं एक्चुअल में जा रहा हूँ इस्तांबुल, टर्की। अब यहाँ पर ऐसा है, एक और कैच है यहाँ पर, वो है कि क्या मैं शारजा में सच में ट्रांज़िट ले सकता हूँ? ये मुझे खुद को अभी तक पता नहीं है। ये मैं वहाँ पहुँच के देखूँगा। तो अब मेरा फ़्लाइट का शायद से अनाउंसमेंट हो रहा है, बोर्डिंग चालू होना है, तो वहाँ मैं जाता हूँ और फिर शारजा पहुँच के शारजा की कहानी बताता हूँ कि वहाँ का क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। 3 hours later. तो मैं हूँ अभी शारजा एयरपोर्ट पे। मेरे पास अभी टाइम ही टाइम है, मतलब मेरा नेक्स्ट फ़्लाइट जो है वो है इस्तांबुल की। वो है कल सुबह 5 बजे, यानी 16 तारीख 16 अक्टूबर 5 बजे। अब आज है 15 अक्टूबर सुबह के 4 बजे। मतलब अभी मेरे पास 25 आवर्स है काटने के लिए। अब वो कैसे कटते मुझे पता नहीं। मुझे अगर ये एयरपोर्ट पे भी रहने मिल जाए ना 24 घंटा के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मेरे पास लैपटॉप है, काम बहुत है, मैं काम करता रहूँगा। अगर ये लोग मुझे ट्रांजिट लेने देते हैं एयरपोर्ट वाले तो ठीक है, नहीं हुआ तो मजबूरन मुझे शारजा एंटर करना पड़ेगा। अब देखते क्या है क्या नहीं है, बात करता हूँ पहले। अभी तक काफ़ी देर से हमें यहाँ पे एयरपोर्ट पे रखा हुआ है, मतलब आगे बढ़ने दिया नहीं गया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक और RT-PCR टेस्ट होगा। यहाँ पे रैपिड RT-PCR भी हो रहा है, मतलब समझो जिसको बहुत जल्दी है वो कुछ पैसे दे के जा सकता है आराम से। बट यहाँ पर एक कैच है, RT-PCR के काउंटर साइड पे ही एक एतिसलात का काउंटर है। जिससे नहीं पता, एतिसलात जो है वो यहाँ का एक मोबाइल नेटवर्क सर्विस है। जैसे अपना एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, वैसे यहाँ पे एतिसलात चलता है। वो लोग कह रहे हैं कि आपको सिम कार्ड लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो RT-PCR का टेस्ट हो रहा है उसका रिजल्ट आपको लोकल UAE नंबर पे ही आएगा। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोकल UAE नंबर पे लेके मैं क्या करूँ। अगर मान लो मैं यहाँ पे 4, 5, 10 दिन के लिए आया होता तो लोकल सिम कार्ड का वहाँ यूज़ दिखता है, बट सिर्फ मैं एक RT-PCR रिज़ल्ट के लिए एक लोकल सिम कार्ड खरीदूँ, मुझे वो सेंस बनता नहीं है। बट देखते हैं, इसका कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। मैंने एयरपोर्ट पे RT-PCR टेस्ट यहाँ पर भी करा लिया है। कल वो मैंडेटरी था कि अगर आप शारजा एंटर कर रहे हो तो आपको RT-PCR चाहिए, तो मैं वो भी करा लिया हूँ। हुआ ये कि मेरे पास यहाँ का लोकल नंबर था नहीं, लेकिन फ़्लाइट में एक इंडियन से दोस्ती हो गई थी जिसके पास लोकल नंबर था, तो मैंने उसका नंबर दे दिया। तो उसने कहा कि जब आपका रिपोर्ट आएगा मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। तो चलो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। मैं काफ़ी लोग से बहुत कुछ पता करने की कोशिश किया हूँ। मैं ट्रांसफ़र डेस्क पर जा चुका हूँ, मैं कनेक्शंस काउंटर पर जा चुका हूँ, एक जनरल इन्फॉर्मेशन काउंटर भी वहाँ पर भी जा चुका हूँ, बट मुझे इन्फॉर्मेशन सब लोग सेम दे रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि मैं आया हूँ एक इंडियन एयरलाइन से मुंबई से शारजा, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से शारजा से इस्तांबुल एक दूसरी एयरलाइन से, तो मेरा लगेज का क्या होगा, मेरा सवाल ये था। तो सब लोग कह रहे हैं कि जब आप जब बोर्डिंग पास लोगे उनको बता देना कि मेरा ये लगेज है और आपका लगेज वो लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। ये मुझे 3-4 लोगों ने बोला। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं जा रहा हूँ शारजा से इस्तांबुल पेगासस एयरलाइन से, और पेगासस जो है वो अभी एयरपोर्ट पे ऑपरेट नहीं कर रहा है। उनकी फ़्लाइट सिर्फ सुबह सुबह होती है, और पेगासस वाला कोई यहाँ पर नहीं है, एयर अरेबिया वाले हैं। तो मैंने इन लोग से ही बात किया जो एक्चुअल में बैगेज ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। तो वो लोग बोले कि नहीं, आपका हो जाता है, आपको सिर्फ एयरलाइन को इन्फॉर्म करना होता है, और आपका पहले का जो फ़्लाइट का जो बैगेज टैग है वो उनको बताना होता है, तो वो लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। बट अभी सीन ऐसा है कि मेरा गट फीलिंग मेरे को कह रहा है कि रोहित तू फंसेगा मतलब मैं अपनी फ़्लाइट मिस कर सकता हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं अपने USA वीज़ा का यूज़ करते हुए शारजा एंटर कर जाऊं और फिर से एयरपोर्ट आ जाऊं। अगर मैं शारजा एंटर कर गया तब तो मेरा बैग मेरे हाथ में आ जाएगा जो मैंने चेक इन किया था, और फिर मैं वो बैग लेके वापस एंटर कर सकता हूं। बट अभी करूँ तो करूँ क्या, ऐसा सिचुएशन हो गया है। मैंने पूछा भी कि कुछ ट्रांजिट टाइम कितना है यहाँ पर एयरपोर्ट पे, तो वो लोग बोल रहे कि आप कितना देर भी रुक सकते हो, बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। मेरे ख्याल से 24 घंटे का ट्रांजिट अब अलाउ होता है, बट ये लोग बोल रहे नहीं आप कितना भी रुक सकते हो। तो पता नहीं मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सोच रहा हूँ ये रिस्क लूँ कि नहीं लूँ, मुझे पता नहीं है। थोड़ी देर बैठता हूँ, मैं टाइम पास करता हूँ और फिर सोचता हूँ क्या करना है। मुझे यहाँ एयरपोर्ट पे बहुत अच्छा जगह मिल गया जहाँ का अच्छी चार्जिंग पॉइंट है।
तो मैं मेरे यहाँ पे पावर बैंक डायरेक्ट चार्ज कर लेता हूँ और यहाँ पे सोने के लिए भी काफ़ी अच्छा जगह है। All passengers flying on board Air Arabia. तो बहुत सोचने समझने के बाद मैं ये कंक्लूजन में पहुँच रहा हूँ कि मैं मेरा यूएसए का वीज़ा यूज़ करता हूँ और मैं शारजा एंटर कर जाता हूँ। क्योंकि क्या हो जाएगा ना, तो ऐसा हो जाएगा कि अगर मैं एयरपोर्ट पे बैठा रहा तो एक रिस्क रहेगा कि मुझे मेरा बैगेज ना मिले। मतलब हो भी सकता है कि मैं इस्तांबुल पहुंच जाऊं लेकिन मेरा बैग जो है वो शारजा में रह जाए, तो मैं वो रिस्क नहीं ले रहा हूं। मैं काम करता हूं, मैं यूएसए का वीज़ा यूज़ करते हुए मैं ऑन अराइवल वीज़ा मेरा शारजा में ले लेता हूं, बैग कलेक्ट कर लेता हूं और फिर से शारजा एयरपोर्ट के अंदर ही आ जाता हूं। मैं ये करने की कोशिश करता हूं और जब मैं ये कर लूँगा तो फिर जब मैं पेगासस वालों से मिलूँगा तो उनसे पूछूंगा कि ये जो मेरा केस था, ऐसे केस में होता क्या है। बिकॉज देखो, इस वीडियो के थ्रू मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर आप लोग भी ऐसा कुछ कर रहे हो तो क्या हो सकता है। मेरे पास एक ऑप्शन है कि हाँ, मैं ऑन अराइवल वीज़ा ले सकता हूँ, तो आई थिंक मुझे वो करके आपको इन्फॉर्मेशन दे देना चाहिए। तो मैं वो करता हूँ अभी। तो अभी चलते हैं, मैं अभी जाता हूँ इमिग्रेशन की तरफ, इमिग्रेशन कर लेता हूँ, शारजा एंटर कर जाता हूँ और फिर देखते हैं। इमिग्रेशन में जाने से पहले आपको आपका वीज़ा का पेमेंट करना होता है और वीज़ा पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ जाना होता है, एक काउंटर जहाँ लिखा है साटा। एक बार आपने यहाँ पेमेंट कर दिया, फिर आपको जाना है इमिग्रेशन में जहाँ आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगेगा और तब आप ऑफिशियली किसी भी कंट्री में एंटर कर सकते हो। मेरे केस में मैं इस वक्त शारजा में एंटर कर रहा हूँ। तो मेरा बैग मुझे मिल गया है। अब एक सेटिस्फेक्शन हो गया कि मेरा बैग मेरे पास है। अब मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ शारजा एयरपोर्ट, मतलब मैं अब शारजा में ऑफिशियली एंटर कर रहा हूँ। अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं एंटर कर जाऊँ वापस, जस्ट बाहर जाके वापस एयरपोर्ट आ जाऊँ। वो होगा कि नहीं मुझे पता नहीं है, बिकॉज मेरी फ़्लाइट कल सुबह की 5 बजे की है। अगर अभी एंटर करने मिल गया तब तो मज़े हैं, मतलब मैं एयरपोर्ट पर आराम टाइम पास कर सकता हूँ। अच्छी बात यह है कि शारजा एयरपोर्ट पर 24 घंटा वाईफाई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे पास काम करने के लिए बहुत है। मैंने 2-3 ब्लॉग पहले शूट भी किया, वो एडिट भी करना है, वो मेरा काम हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे क्या मुझे मिलेगा। नहीं हुआ तो मुझे फिर शारजा में कुछ टाइम पास करना पड़ेगा। और एक चीज़ और, मैंने वीज़ा ऑन अराइवल के लिए भरा है 140 दिराम। 140 दिराम का इंडियन कन्वर्जन क्या होता है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। मेरे पास कैश ऑलरेडी था दिराम में, तो मैंने दे दिया। अब देखते हैं क्या करना है। भाई शारजा की धूप बहुत कड़क है भाई, मेरा आँख खुल नहीं रहा ठीक से। अब मुझे ढूंढना है कि वापस से मैं एयरपोर्ट के अंदर एंटर कैसे करूँगा। शारजा एयरपोर्ट जो है वो एक सिंगल टर्मिनल एयरपोर्ट है। दुबई एयरपोर्ट जैसा यहाँ मल्टीपल टर्मिनल्स नहीं है। तो जिस गेट से मैं बाहर गया था उसी गेट के लेफ्ट साइड में इस एयरपोर्ट का एंट्री पॉइंट भी है। तो मैं यहाँ से बाहर गया और लेफ्ट साइड में एंटर करके एयरपोर्ट के अंदर फिर से घुस गया। भाई एयरपोर्ट पर ठंड इतनी बढ़ गई थी कि मुझे मेरा जैकेट निकालना पड़ गया। बट एनीवेज सब कुछ सॉर्टेड है। जो 26 घंटा मेरे पास था उस 26 घंटा में से मैंने अभी तक मेरे ख्याल से 18 घंटा तो मैंने काट लिया है। कुछ घंटे और वेट है मेरा। उसके बाद जब बोर्डिंग स्टार्ट होगा तब मैं यहाँ से जाऊँगा। अभी टाइम किल कर रहा हूँ। मुझे लगा मैं ही ऐसा पागल आदमी हूँ जो 26 घंटे से एयरपोर्ट बैठा हुआ है, बट नहीं। जब मैं आया तो ये एरिया जो है ये एक वेटिंग एरिया है। तो मैं यहाँ आकर बैठा तो एक लड़का था और वो सोया हुआ था, अपना बैग रख के सोया हुआ था। फिर मैं नीचे गया, मैं अपना फ़ोन चार्ज किया, खाना खाया, फ्रेश हुआ, वॉशरूम गया, फिर मैं ऊपर आया और लड़का वहीं का वहीं बैठा हुआ है। इस बात तो करीब 5-6 घंटा हो गए। तो मैं गया खुद बात करने के लिए। मैं पूछा कि व्हेन इज़ योर फ्लाइट। तो उसने बोला तो उसको शायद समझा नहीं, उसने खाली बोला इस्तांबुल। बोला इस्तांबुल, तो मुझे लगा कोई एयर अरेबिया की फ़्लाइट होगी। तो मैं बोला कि व्हेन इज़ योर फ्लाइट। तो उसने बोला मॉर्निंग। तो फिर समझा कि भाई हम दोनों सेम फ्लाइट पे ही है। वो भी इस्तांबुल जा रहा है, मैं भी इस्तांबुल जा रहा हूँ। हमारी ऐसी दोस्ती हो गई। देखता हूँ अगर वो कैमरा पे कंफर्टेबल हुआ तो पूछूंगा कि आप कैमरा पे आओ क्या। मुझे उसकी स्टोरी जाननी कि वो उसने ट्रांजिट वीज़ा लिया है कि नहीं। अब वो कहाँ से ट्रैवल करे मुझे वो भी पता नहीं है, बट देखते हैं। अगर वो कैमरा पे कंफर्टेबल हुआ तो उससे मैं लूँगा, नहीं हुआ तो मैं उसकी स्टोरी खुद सुन लूँगा, फिर आपको बताऊँगा। और यहाँ शारजा एयरपोर्ट पर बैठे बैठे मैंने मेरा इस्तांबुल का ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लिया है। गूगल ट्रांसलेट का मैं टर्किश लैंग्वेज डाउनलोड कर लिया है।
मतलब मैंने कोई भी ऐसा कसर छोड़ा नहीं है। और अच्छी बात है यार, शारजाह और दुबई मैं ये 2 जगह ही गया हूँ एयरपोर्ट पे, और यहाँ पे वाईफाई 24 घंटा है अनलिमिटेड, और यहाँ पे स्पीड 10-12 MB का मिल रहा है जो कि डिसेंट है। और तो जो भाई थे मोहम्मद जो इजिप्ट से थे, उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि वो 6-7 घंटे से एयरपोर्ट पे बैठे हैं यहाँ पर, और उनको भी ट्रांजिट करने नहीं दिया। आई मीन उन्होंने वो भी एयरपोर्ट से पहले बाहर आए, स्टैंप लिया इमिग्रेशन से, फिर वो यहाँ पर आया है। उनका भी सेम कहानी जो मेरा कहानी है। तो आई थिंक मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं बेवकूफ़ नहीं बना हूँ। मेरा यही डर था कि वो 140 दिरहम जो मैं भरा हूँ वो वेस्ट, क्या वो वेस्ट हो गया है, बट नहीं, वो वेस्ट नहीं हुआ है। तो दैट्स इट, टाइम हो चुका है, अब हम जाएंगे बोर्डिंग पास कलेक्ट करने के लिए। तो भाई लोग अब सीन ऐसा है कि सारा डॉक्यूमेंट क्लियर हो चुका है, सब कुछ सॉर्टेड है। मैं अब फाइनली जा रहा हूँ इस्तांबुल। ये मतलब आसान नहीं था यार, मतलब मैं सुबह से, मतलब मैं कल मेरे आँख में भी इतना नींद भरा हुआ है ना, मैं क्या बताऊँ। मुझे बस अभी कोई फ्लैट सरफेस दिख जाए ना, मैं सीधा सो जाऊँगा, मेरा ऐसी हालत है अभी। बट डटा रहा, काम किया, जहाँ मुझे लूप होल निकालना चाहिए था मैं लूप होल निकाला। सब कह रहे हैं कि इंडिया से आप इंटरनेशनल नहीं जा सकते, सिर्फ यूएई जा सकते, बट लूप होल हर जगह है। मैं तो बस ये चीज़ से मैंने इतना जाना है कि लूप होल हर जगह है, आपको अगर बस लूप होल को एक्सप्लॉइट करना आना चाहिए। एक्सप्लॉइट सही वर्ड है कि मुझे पता नहीं, बट आपको लूप होल को यूज़ करने आना चाहिए। मैंने वही किया। शाम मतलब अब सुबह के 3 बजे, आज है 16 तारीख सुबह के 3 बजे काउंटर खुला, वहाँ पहुँचा। वहाँ पर भी चीज़ इतनी आसान नहीं थी। उन्होंने सारा डॉक्यूमेंट चेक किया, मेरा वीज़ा देखे, फिर मुझसे पूछते कि आपका रिटर्न टिकट का है। अब मेरे पास रिटर्न टिकट था नहीं, ऑनेस्टली बताता हूँ, क्योंकि मैं वापस तो मुंबई आ नहीं रहा हूँ। तो वो लोग पूछे रिटर्न टिकट का है। मैंने कहा रिटर्न टिकट नहीं है, बिकॉज अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू नहीं हुई है टर्की से मुंबई की डायरेक्ट, और मैं मुंबई रहता हूँ। तो उन्होंने कहा फिर आपको रिटर्न टिकट चाहिए। मैंने कहा नहीं, मैं वहाँ से आर्मेनिया जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा उसका टिकट, मैंने कहा नहीं, मैं बाय लैंड क्रॉस कर रहा हूँ। मैंने अपना ई वीज़ा था मेरे पास आर्मेनिया का, वो भी थैंक्स टू यूएसए वीज़ा, मुझे आर्मेनिया का ई वीज़ा भी है। वो सिर्फ 400 या 450 रुपये दे के मेरा वो भी काम हो गया था। मैंने उसका ई वीज़ा दिखा दिया। तो बोले कि वहाँ से फिर कहाँ जाओगे। मैंने कहा मैं जॉर्जिया जाऊँगा। बोलते उसका टिकट दिखाओ। मैंने नहीं, वही मैं बाय लैंड क्रॉस करूँगा, और इंडियंस जिसके पास यूएसए वीज़ा है उनको जॉर्जिया जाने के लिए वीज़ा चाहिए ही नहीं। मैंने कहा ठीक है। तो पूछे वहाँ से कहाँ जाओगे। मतलब वहाँ से मैं रशिया जाऊँगा। तो बोलते उसका टिकट दिखाओ। मतलब रशिया का वीज़ा अप्लाई नहीं किया, वो मैं इस्तांबुल में अप्लाई करूँगा। फिर उन्होंने मेरा जो बैकपैक है वो देखा। मेरा बैकपैक प्रॉपर वो जो ट्रैवलर वाला बैग होता है वही होता है। तो वो देखा, वो समझे कि हाँ भाई ये बैकपैकर ही है, ये ज़्यादा कुछ करेगा नहीं। तो उन्होंने फिर मुझे फिर बोला कि आप जाओ ये बैग को रैप करा के आओ। वहाँ 25 दिरहम और ख़र्चा हुआ, और बैग पूरा रैप हो गया, और फाइनली मेरा बोर्डिंग पास मिल गया है। एक चीज़ से मैं गुस्सा हूँ कि भाई इस पासपोर्ट पे इतने सारे पेज खाली है। मैं शारजा एंटर किया तो वो लोग भी जहाँ मेरा यूएसए का स्टैंप लगा था ना, उसके ऊपर मार दिए। जब मैं शारजा एग्ज़िट किया, एक दूसरा स्टैंप था, उसके ऊपर मार दिए। भाई पूरा पन्ना खाली है, उस पर अलग अलग मारो ना। पासपोर्ट इतना ट्रैवल कर ही रहा हूँ, पासपोर्ट का जो पेज है भरने के लिए, वो तो भर ही नहीं रहे हो। बट एनीवेज, अब खुशखबरी ये है कि मैं फाइनली इस्तांबुल जा रहा हूँ। ये हर्डल भी क्रॉस हो रहा है, और एक और हर्डल रहेगा, वो है इस्तांबुल इमिग्रेशन क्लियर करना। बट वो देखता हूँ क्या है। मैं ज़्यादा भी मैं बोल नहीं पा रहा, बिकॉज मैं हूँ नींद में। एक बार मैं ये हर्डल भी क्रॉस कर जाऊँ, फिर मैं आपको इस्तांबुल पहुँच जाऊँ, तब मैं सारी चीज़ बताऊँगा। भाई फाइनली अपन जा रहे हैं। फाइनली मतलब भाई अलग ही लेवल का फीलिंग है, अलग ही लेवल का। हाँ, मेरे पूरे ख़ानदान में इस्तांबुल कोई नहीं गया है, मैं मेरा पहला आदमी हूँ। चलते भाई। मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, टर्की में एंटर करने के लिए चाहिए आपको एक कोविड रिपोर्ट, और वो कोविड रिपोर्ट जिस वक्त से आपका सैंपल कलेक्ट किया है उस वक्त से 72 आवर्स तक का उसका वैलिडिटी होना चाहिए। मैंने 3 टेस्ट करा चुका था और मेरा तीनों टेस्ट वैलिड था। दूसरा एक और रिक्वायरमेंट है कि टर्की एंटर करने के लिए आपको चाहिए एक हेस कोड, HES कोड। वो कोड आप स्क्रीन पे जो लिंक दिख रहे हैं वहां से ले सकते हैं। अब आगे सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने इस सीट के लिए कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं किया था। वेब चेक इन करते हुए इसका ऑप्शन था, बट मैंने कुछ पे नहीं किया। जब मुझे पता था भी नहीं, बट जो बोर्डिंग पास वाले हैं उन्होंने खुद ही मुझे विंडो सीट दे दिया। मतलब
अभी तक इस्तांबुल की शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है, सब कुछ पॉजिटिव नोट पे हो रहा है। अभी आई होप जब मैं इस्तांबुल लैंड करूँगा तब तो सब कुछ पॉजिटिव नोट पे हो। अभी चलते हैं। टर्की में फाइनली मेरा ऑफिशियली स्वागत हो चुका है। आ जाओ। ये है अपने मोहम्मद भाई से मिला था मैं शारजा एयरपोर्ट पे, तब से हमारी दोस्ती हो गई। सो टायर्ड, दोनों के आँख में बहुत नींद भरा हुआ है। अब जाऊँगा मैं इमिग्रेशन क्लियर करने, क्या प्रोसेस होगा वो बताऊँगा। फिर बैगेज क्लेम होगा, उधर क्या प्रोसेस होगा बताऊँगा। फ़िलहाल इंडियंस के लिए जो इस देश में आ रहे हैं उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्वारंटीन होना है कि नहीं होना है वो बताऊंगा। इस देश से फ़िलहाल बहुत उम्मीद है, बिकॉज बहुत बड़ा ट्रिप है भाई, बहुत बड़ा ट्रिप। अब इमिग्रेशन आ गया, रखता हूँ मैं थोड़ा। भाई इमिग्रेशन पे थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस ख़राब रहा। सीन ऐसा था कि जो मोहम्मद भाई थे वो तो आगे निकल गए, मैं तो उनके साथ जाने वाला था, बट वो आगे निकल गए। अब ऐसा है कि वो लोग इंडियन पासपोर्ट देखते ही मुझे बोलते कि आप जाओ हेल्थ चेकअप करा के आओ। मैंने सारा रूल समझाया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, दोनों डोज भी लग चुका है, मेरा बैग आ गया। 1 मिनट। तो उन्होंने मेरा देखा इंडियन पासपोर्ट और देखते ही मुझे बोल दिया कि आप जाओ वापस से हेल्थ चेकअप कराने के लिए। मतलब हेल्थ चेकअप क्या है, तो वो बोले कि आप वापस चेकअप कराओ, आपके बोर्डिंग पास पे वो लोग एक स्टैम्प मारेंगे एंड दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। मैं गया फिर से पूरा ढूंढा, बट कहीं हेल्थ चेकअप नहीं था। फिर फाइनली मैं पेगासस एयरवेज़ के पास ही गया, उनको मेरा केस समझाया। तो उन्होंने पूछा कि आप इंडिया से आ रहे हो क्या? मैंने नहीं, मैं शारजा गया था फिर इंडिया आया हूँ। सॉरी, मैं शारजा गया था फिर मैं इस्तांबुल आया हूँ। तो वो लोग ही मुझे लेके गए इमिग्रेशन के पास, उनको सारा केस समझाया और स्टैम्प लग गया। दूसरा चीज़, इस्तांबुल में 2 एयरपोर्ट है। एक है जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जो आता है यूरोपियन साइड में, एक आता है जो छोटा एयरपोर्ट है जो है आता है एशियन साइड में। मैं जिस एयरपोर्ट पे हूँ वो एशियन साइड का, जिसका नाम है सबीहा गोकेन एयरपोर्ट। अब यहाँ कैसा है कि आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपका जो ट्रॉली है वो फ्री नहीं है। आपको ये लगेज साइड है, लगेज से आपको जस्ट यहाँ जाना है। यहाँ पर आपको 8 टर्किश लीरा देना है तब जाकर ट्रॉली मिलेगा। मेरे पास मैंने करेंसी एक्सचेंज नहीं किया इसलिए बस नहीं है। मैंने कहा थोड़ा बोझ उठा लेते हैं। यहाँ पर है करेंसी एक्सचेंज, रेट क्या है मुझे पता नहीं, बट एयरपोर्ट का रेट हमेशा गंदा होता है। मेरे पास कुछ इंडियन करेंसी पड़े हुए 500-600 रुपये, मैं वो चेंज करा लेता हूँ जो भी रेट मिले, क्योंकि मुझे यहाँ से मिल जा रहा है मेरे हॉस्टल के लिए मेरे पास ट्रेन के लिए पैसे नहीं है, तो मुझे पहला कुछ जो भी रेट मिल रहा है मैं निकाल लेता हूँ। इंडिया Yok, bu para geçmiyor. नो इंडिया Hindistan sonra. Yok, no change. नो चेंज। Yok. Okay, do one thing, give me of $30, 30. No, not this. $30. I'll give you. $50. 30. The currency is called lira, right? Lira. Lira or ni or li? Lira. Okay. Done. Sorry? What is the exchange rate I got for $1? 8.9. 8.9. ओके। तो वहाँ मेरे पीछे एक एक्सचेंज का काउंटर है, मैंने वहाँ पे इंडियन करेंसी दिया तो लोग बोलते हैं हिंदुस्तान, नो चेंज। तो मतलब इंडियन करेंसी मुझसे लिया ही नहीं। मेरे पास US डॉलर्स भी है, सिंगापुर डॉलर्स भी है, मैं करेंसी सब लेके आया हूँ। तो मैंने क्या किया, मेरे पास US डॉलर से कुछ छुट्टे थे $1 के, मैंने वो $30 खरीद दिया और मुझे मिला है 267 टर्किश लीरा। टर्की जो करेंसी है उसको बोलते हैं लीरा, मुझे वो मिल गया है। मैं ज़्यादा चेंज नहीं कराया क्योंकि मुझे पता है एयरपोर्ट पर एक्सचेंज रेट बहुत ख़राब मिलता है। मैं अभी जाऊँगा, मैंने सिर्फ उतने ही एक्सचेंज करा है जो मुझे मेरे हॉस्टल तक पहुँचने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होगा। अब जाऊँगा, ट्रेन ढूंढूंगा या पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो भी है वो ढूंढूंगा और फिर जाऊँगा। मुझे यहाँ वाईफाई नहीं मिल रहा है, एक फ्री वाईफाई मिला है बट उसके लिए एक पिन चाहिए। अब वो क्या सीन है मुझे पता नहीं, मैं पता करता हूँ वो पिन मुझे कैसे लेना है और फिर
चलते हैं। सामने ही टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन, वहाँ जाऊँगा, एटलीस्ट मुझे वहाँ पे ये मालूम पड़ जाएगा कि मैं मेरे हॉस्टल पहुँचूँगा कैसे। जस्ट टेक दिस। Dolapdere. Taksim Gezi Parkı. Do you see? Take it. Gezi Park is here. ओके Taksim is the center of the city. We are here. Take Hava bus. Taksim. It is a bus to Taksim. It will go to direct to Taksim. It is 28 lira. It means approximately $3. Okay? ओके Go middle of the hall. You will see the Turkcell, Vodafone, Türk Telekom, okay. Circle kiosk. ओके Turn left from them, go outside, cross the road, you will see the bus station, okay? Okay. Right side there's a Hava ticket sale office. ओके You can buy this ticket from there. You have to use your currency, okay? Not credit card. Okay. Euro, dollar, Turkish, okay? ओके ओके थैंक यू। Bye bye. तो भाई मालूम पड़ गया कि मुझे मेरा अभी हॉस्टल पहुंचना कैसा है। एक जगह इसका नाम है तकसीम, मुझे वहाँ जाना है अभी, उसके लिए मुझे पकड़ना है एक बस। चलते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से सिम कार्ड ले सकते हो। यहाँ पर है तुर्क सेल, मेरे पीछे है तुर्क टेलीकॉम और वोडाफोन। आप सिम कार्ड यहाँ से ले सकते हो। मैं यहाँ से जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ बिकॉज मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस यही रहा है कि एयरपोर्ट पे करेंसी एक्सचेंज और सिम कार्ड, ये दो चीज़ के प्लान अच्छे नहीं मिलते हैं। पीछे है इन्फॉर्मेशन डेस्क, एक और भी था, मैं वहाँ बात किया वाईफाई का, तो उन्होंने कहा नो फ्री वाईफाई, तो फ्री वाईफाई यहाँ पे नहीं है। मुझे वाईफाई की ज़रूरत तो बहुत है बट इतनी भी नहीं कि मैं एक सिम कार्ड खरीद लूँ। ये है एग्ज़िट, यहाँ से हम लेंगे मेरा बस और चलेंगे तकसीम। यहाँ पर जितनी बस खड़ी है सबके बाहर लिखा है हवा बस, बट कौन सी बस पकड़नी पता नहीं। एक्सक्यूज मी, तकसीम तकसीम ओके। फ़िलहाल मैं बस में हूँ और इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। मुझे खुद को पता नहीं कि मैं ब्लॉग कहाँ शुरू कर रहा हूँ कहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा समय लगेगा क्योंकि मैं इस शहर में अब पूरा नया हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं नेक्स्ट क्या करने वाला मुझे वही पता नहीं है। तो आप शायद एक दो वीडियो में टू बी कंटिन्यूड वाला देखोगे। मैं अगर मुझे लगा वीडियो जो है बहुत लंबा हो गया है तो उसको मैं वही कट कर दूँगा और नेक्स्ट वीडियो में उसको कंटिन्यू करूँगा। एक दो दिन लगेगा मुझे सेटल होने में, उसके बाद मैं स्पेसिफिक टॉपिक से वीडियो बनाना शुरू कर दूँगा।